वेलकम टू वृंदा क्लासेज। 6 to 12 की एनसीईआरटी की क्लासेस में हमने सोशल साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट की थी और 8 चैप्टर पढ़ लिए। ठीक है, क्या क्या पढ़ा उसका रिवीजन मैं लास्ट में कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए, हमने सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ी थी। उसके बाद में हमने ज्योग्राफी के बाद में हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, आपको पता हो तो। ठीक है, इतिहास। उसके बाद में हमने कल्चर पढ़ा था। ठीक है, इंडिया का कल्चर पढ़ा था। अब यहाँ से आपकी इकोनॉमिक सब्जेक्ट स्टार्ट होती है। ठीक है, इको सब्जेक्ट स्टार्ट होती है। अभी तो ये सारी आपको एक ही सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान में मिलेगी, लेकिन बाद में ये आपको बाद में अलग अलग सब्जेक्ट में मिलेगी। ठीक है, तो आज हमारा 9th चैप्टर है परिवार और समुदाय। ठीक है, 9th चैप्टर है हमारा परिवार और समुदाय। देखिए, जो हिस्ट्री की क्लासेस थी उसमें शायद लगभग लगभग 3 चैप्टर थे। ठीक है, कल्चर, उसके बाद में कल्चर की क्लासेस में लगभग लगभग 3 चैप्टर थे। 9th चैप्टर का नाम है परिवार और समुदाय। परिवार और समुदाय। सबसे पहले परिवार और परिवारों से ही मिलकर एक समुदाय का निर्माण होता है। बहुत सारे समुदाय से मिलकर जिले, राज्य या देश का निर्माण होता है। तिरुवल्लुवर ने क्या कहा है? तिरुवल्लुवर जी ने क्या कहा है कि प्रेम और धर्म पारिवारिक जीवन के पुष्प और फल है। अर्थात यहाँ पे प्रेम एक दूसरे के प्रति समर्पित, और धर्म का मतलब वो धर्म नहीं है जो आप बात करते हो या सोच रहे हो, वो धर्म नहीं। धर्म का मतलब यहाँ पे है अच्छाई की राह, सच्चाई के रास्ते पे। ठीक है, सही कर्म करने पे। तो प्रेम और धर्म पारिवारिक जीवन के क्या है? पुष्प, फूल और फल है। इस चैप्टर में हम परिवार की इकाइयां क्यों महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। और समुदाय क्या है और इसकी क्या भूमिका है, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम सभी अधिकांशतः, अधिकांश मतलब ज्यादातर, एक परिवार में रहते हैं। परिवार किसी भी समाज की, यहाँ पे एक शब्द है समाज शब्द। ठीक है, मतलब जैसे एक ये समाज है, समाज में ये बहुत सारे परिवार है। समझ में आ गया अब आपको? एक ही तरह के परिवेश, रहन सहन या एक ही तरह के संस्कृति वाले वे लोग जिन बहुत सारी संख्या में परिवार के रूप में रहते हैं, वो क्या कहते हैं? उन्हीं को मिलकर समाज बनता है। तो परिवार किसी भी समाज की मूलभूत और सबसे प्राचीन इकाई है। आज भारतीय समाज में कई प्रकार के परिवार हैं, जिनमें संयुक्त परिवार से लेकर एकल परिवार तक। संयुक्त परिवार से लेकर एकल परिवार तक। संयुक्त परिवार क्या होता है? आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 3rd क्लास में आपको पता चल गया था कि संयुक्त परिवार क्या होता है। संयुक्त परिवार में अनेक पीढ़ियां एक साथ रहती है। ठीक है, जैसे एक पीढ़ी हो गई दादा दादी की, एक पीढ़ी उसी परिवार में रहती है माँ बाप की, उसी परिवार में है चाचा चाची, भाई बहन और चचेरे भाई, इन चाचा चाचियों के बहन, वो सॉरी, इन चाचा चाचियों के बच्चे और इन तो ये चचेरे भाई बहन। ठीक है, ये सारे लोग एक ही परिवार में रहते हैं। तो ये कौन सा परिवार हुआ? संयुक्त परिवार। ठीक है, दूसरी ओर एकल परिवार में क्या होता है? एक दंपति यानी पति पत्नी और उनकी संतान होती है, तथा कई बार ये अकेली माता या पिता व उनके बच्चों तक भी सीमित होता है। ठीक है, आपको अपने आसपास किस प्रकार के परिवार दिखाई देते हैं? प्रत्येक प्रकार के परिवारों की उनकी संख्या की सूची बनाइए। और आपका परिवार कैसा है ये आप पता लगाइए, एकल है या संयुक्त है। किस प्रकार के परिवारों की संख्या अधिक है, आपके विचार में ऐसा क्यों है? और कक्षा की गतिविधि के रूप में आपको प्राप्त हुई जानकारी अपने सहपाठियों के साथ साझा कीजिए। अंग्रेजी भाषा में पारिवारिक संबंधों का वर्णन करने के लिए बहुत अधिक शब्द नहीं है। इनमें से कुछ शब्द हमने प्रथम अनुच्छेद में देखे, अर्थात स्टार्टिंग में देखे थे। भारतीय भाषाओं में इनके जिनके अनेक नाम है। उदाहरण के लिए क्या है? हिंदी में जैसे बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, चाची, नाना, नानी और अन्य बहुत सारे नाम से इनको संबोधन करते हैं। और तमिल में बड़े भाई अथवा छोटे बहन के लिए अलग अलग शब्द प्रयुक्त है। ठीक है,
क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय भाषा में कजिन शब्द के लिए कौन-सा शब्द है? अधिकांश भारतीय भाषाओं में आपको ऐसा कोई एक शब्द नहीं मिलेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि कजिन का अर्थ केवल भाई-बहन होता है। इससे परिवार के सभी बच्चों के गहरे संबंध का पता नहीं चलता है। अर्थात देखिए, इंग्लिश में क्या है, जैसे हिंदी में ना बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसा, मौसी और यहाँ पे जैसे चाचा का लड़का ताऊ का लड़का, ऐसे जो लड़के हैं ना, इन सब के लिए क्या है, एक शब्द का यूज़ होता है इंग्लिश में ओनली फॉर कज़िन, ठीक है? भाई के लिए ओनली फॉर एक तो जो ये सब तो इनसे क्या रिश्ते का पता नहीं चलता कि भाई चाचा का है, ताऊ का है, ठीक है? ऐसे ही इस तरह क्या होता है चाचा, ताऊ चाहे कोई भी हो, उसके लिए ये शब्द यूज़ करते हैं अंकल और आंटी, इंग्लिश में इस शब्द का यूज़ होता है, ठीक है? और हिंदी में आप देखिए हिंदी में आपको पता चलेगा अलग-अलग। तो हिंदी में जैसे देखिए चाचा, फिर उसके पिताजी के बड़े भाई को कहते हैं ताऊ, ठीक है? तो ऐसे हिंदी से ही आपको हिंदी के शब्दों से ही आपको रिश्ते का पता चलता है। इंग्लिश में इन सब के लिए एक ही शब्द है तो कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर या फिर सीधा-सीधा अंकल, हर किसी के लिए अंकल, आंटी, ठीक है? अपने परिवार के सभी सदस्यों की सूची बनाइए जिनके बारे में आप सोच पाते हैं। इनमें कुछ दूर के संबंध भी हो सकते हैं। अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में इनके लिए क्या प्रयुक्त शब्द होते हैं और अंग्रेजी में उनके समकक्ष क्या प्रयुक्त शब्द होते हैं। ठीक है? उन सब का आपको पता लगाना है। ठीक है? ये आपकी मातृभाषा के लिए फॉर्मेट आपके लिए दिया गया है, आप खुद पता लगाइए। अब है भूमिकाएँ एवं दायित्व अर्थात परिवार में जो लोग रहते हैं, उनकी परिवार के प्रति क्या भूमिका होती है। उनके क्या दायित्व होते हैं, ठीक है? परिवार के सदस्यों के बीच संबंध आपसी प्रेम, देखभाल, सहयोग व अंतर्निर्भरता पर आधारित होते हैं। सहयोग का अर्थ क्या होता है? एक साथ काम करना, ठीक है? परिवार के प्रत्येक सदस्य की अन्य सदस्यों के प्रति एक भूमिका या एक दायित्व निर्भर निश्चित होता है। उदाहरण के लिए माता-पिता अपने बच्चों को खुशहाल व्यक्ति और समाज के जिम्मेदार सदस्य बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। किंतु जब बच्चे बड़े होते हैं, तो परिवार के अन्य सदस्यों, चाहे माता-पिता हो, भाई-बहनों आदि की सहायता करने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। अर्थात जैसे फिक्स है ना हमारे जो समाज है, भारतीय समाज में फिक्स कर रखा है जैसे कि छोटे बच्चे का पालन-पोषण करते हैं उसके माँ-बाप, ठीक है? तो फिर ये दायित्व सबका परिवार में दायित्व बन जाता है। कि ये परिवार की अवधारणा आई क्यों है? परिवार की अवधारणा आई इसलिए जैसे देखिए एक माता-पिता होते हैं, वो अपने बच्चे को पालन-पोषण करके बड़ा करते हैं, ठीक है? अपने बच्चे को पालन-पोषण करके बड़ा होते हैं, लेकिन वो क्यों करते हैं उनका क्योंकि उ उस समय उनके माता-पिता का दायित्व है और परिवार के अंदर रहते हुए उन बच्चों का बाद में दायित्व रह जाता है कि जो भी बुजुर्ग है उनकी आपको फिर उनकी सेवा करनी है। ठीक है? उनका वो करना है। तो इस वज़ह से ये परिवार का कॉन्सेप्ट हमारे समाज में आया है, ठीक है? ताकि अब अगर कोई व्यक्ति है परिवार का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो जैसे ही अगर ये व्यक्ति बड़ा होता है, जिसके माता-पिता ने जो सेवा की है जो पालन-पोषण किया है, ये व्यक्ति बड़ा होता है, अगर ये परिवार का कॉन्सेप्ट नहीं होता हमारे समाज में, तो वो फिर उनको उन बच्चों का फिर मतलब ही नहीं रहता ना। फिर उनको उनसे मतलब ही नहीं रहता। तो वो मतलब उनका दायित्व भी निर्धारित है और उनका दायित्व भी निर्धारित है। तो यही इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हमारे समाज में इंडियन सोसाइटी में परिवार का कॉन्सेप्ट रहा है। उदाहरण के लिए हो गया कुशल जिम्मेदारी किंतु जब बच्चे बड़े होते हैं परिवार के अन्य सदस्य चाहे माता-पिता, भाई-बहन उनकी सहायता के अधिक दायित्व पर निर्भर करते हैं। दैनिक अभ्यास में बच्चे पारिवारिक जीवन में भागीदारी करना सीखते हैं। अनेक घरों में बच्चे परिवार द्वारा कई पीढ़ियों से अपनाई जाने वाली प्रथा और परंपराओं को भी सीखते हैं। ठीक है? परिवार में जो है वो जो बच्चे हैं वो धीरे-धीरे प्रथा परंपरा जैसे देखिए किसी ने अपने दादा-दादी से उनके बच्चों ने यानी कि आपके माता-पिता ने सीखा है प्रथा परंपरा जो भी रिवाज है। फिर उनको आप देखते हुए आ रहे हो शुरू से, तो उनसे उ उन प्रथाओं को आप सीख रहे हो उनसे, ठीक है? उसके बाद में जैसे आपके बच्चे वगैरह होंगे, तो आपसे वो प्रथा वो बच्चे सीखेंगे, तो ऐसे ही ये चीज़ें आगे बढ़ती है, कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता है, ठीक है? अगर आपको परिवार या सहयोग की आवश्यकता है, महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आपको पूछे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक तो दायित्व निर्वहन के लिए, दायित्व निर्वहन का मतलब होता है कि सबकी अपनी ज़िम्मेदारी परिवार में फिक्स रहती है, तो उनको सबको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए समाज में परिवार की आवश्यकता पड़ी है। दूसरा, जो रीति-रिवाज, प्रथा, परंपराएँ हैं, उनको आगे पहुँचाने के लिए, समाज में उनको आगे बढ़ाने के लिए परिवार की आवश्यकता है। अब ये पता क्या आपको लगाना है, आपके परिवार में इसका निर्णय कौन लेता है कि बाज़ार से क्या लाना है? आपके परिवार में भोजन कौन पकाता है? ये सारे क्वेश्चन के आपके आंसर ढूँढने हैं। अपने धर्म या कर्तव्यों का पालन करना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है।
यहाँ पे देखिए धर्म का मतलब मैं आपको फिर से एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। धर्म का मतलब यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उस धर्म से नहीं है। यहाँ पे धर्म का मतलब ये है कि अपना कर्म, यहाँ से धर्म को किससे कॉन्सेप्ट में, कर्म के कॉन्सेप्ट में, यहाँ पे पूरे कर्म से अपने उससे लेना है, ठीक है। अपने धर्म का या कर्तव्यों का पालन करना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। परिवार एक विद्यालय भी है। कैसे? जहाँ पे बच्चे अहिंसा, दान, सेवा, त्याग जैसे महत्वपूर्ण मूल्य सीखते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ सॉरी बताता हूँ मैं आपको। देखिए 2 डिफरेंट देखिए रास्ते में मैं आपको मेरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि रास्ते में देखिए कई बार मैं रास्ते से आता हूँ, तो एक फैमिली है पड़ती है बीच में। उन परिवारों का मतलब 3-4 लोगों के 3-4 अलग-अलग घर हैं, उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो अब वो बच्चे ज़्यादा एज नहीं हुई उन बच्चों की। अब वो बच्चे क्या करते हैं जैसे बाहर खेलते रहते हैं, तो जब भी मैं उधर से निकलता हूँ, तो वो बच्चे उनकी आदत क्या है उन बच्चों की कि वो जैसे कि हाथ में कुछ होगा तो मैं ही नहीं कोई बाइक वाला, कोई कार वाला कोई भी होता है ना, तो बच्चे क्या उस पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, उनकी इतनी सी एज को देखते हुए। ठीक है? एक होता है ना कि उनको ये परवाह नहीं है कुछ बच्चे उनसे थोड़े बड़े हो गए, ठीक, अब इतने तो है नहीं कि छोटे बच्चे गोदी में खेलने वाले ऐसे बच्चे जो चल रहे फिर रहे मतलब ऐसे थोड़े बहुत हल्के से थोड़े बहुत समझदार हो गए। अब वो बच्चे जैसे उनके हाथ में कुछ भी होगा तो उससे वो अटैक करते हैं उसके ऊपर, ठीक है? तो वो मिसबिहेव करते हैं। अब ये चीज़ें कहाँ से सीखी? क्योंकि उन परिवार में जिनमें वो रहते हैं ना, जो उनके बड़े हैं, जो उन परिवार में बड़े हैं, वो ऐसी हरकतें करते हैं। उनका जो समाज के प्रति दायित्व है ना, वो ठीक नहीं है। वो समाज से मतलब उस तरीके से बिहेव नहीं करते जितना एक सही इंसान को करना चाहिए। तो उन बच्चों ने वो सारी चीज़ें कहाँ से सीखी है? उन बच्चों ने वो सारी चीज़ें कहाँ से सीखी है? अपने परिवार से जब उन्होंने अपने बड़ों को देखा है तो ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ है। सेम यही एग्ज़ाम्पल है कि अगर कोई सभ्य फैमिली है, ठीक है? तो कई बार बच्चे क्या होते हैं, जैसे कई कई बच्चे एक तो ऐसे ये भी एग्ज़ाम्पल होते हैं, जैसे रास्ते में मान लो कोई बाइक जा रही है, कुछ भी जा रहा है, तो बच्चे अगर कोई भी छोटा-मोटा सामान पड़ा रहता है कि जिससे उनको बाइक वाले को या फिर क गाड़ी वाले को दिक्कत होगी, तो बच्चे क्या होते हैं, उस सामान को वहाँ से हटाते हैं, ताकि वो निकल जाए आराम से, ठीक है? तो वो दोनों का माइंडसेट देखिए, ये डिफरेंट कहाँ से है, दोनों का माइंडसेट आया अपनी फैमिली से, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ हो गया, परिवार ही विद्यालय क्यों है? क्योंकि वहाँ पे वो अगर परिवार के बड़े हिंसा करते हैं, अगर उनका बिहेवियर गलत है ना, तो बच्चों का भी बिहेवियर गलत रहेगा। ठीक है? तो परिवार से जहाँ बच्चे अहिंसा, दान, सेवा और त्याग जैसे महत्वपूर्ण मूल्य सीखते हैं, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके सदस्य अपनी ज़रूरतों का त्याग देते हैं। सुनते होंगे डायलॉग तो आपके घरवालों से अच्छी तरह। आइए आपकी एक ऐसी कहानी पढ़ते हैं। सेम ये कहानी लगभग-लगभग हर घर की मिलती है। इसको पढ़ लीजिए आप ऐसा लगेगा आपको कि हमारी खुद की है। ठीक है? अच्छा एक लाइन पीछे रह गई क्या? यहाँ से नीचे से देखिए। शालिनी केरल के एक नगर में अपने परिवार के साथ रहती है। उसके पिता एक छोटा-सा व्यापार करते हैं। उसकी माँ पास में स्थित एक विद्यालय में अध्यापिका यानी टीचर है। ठीक है? शालिनी का एक छोटा भाई है। उसकी दादी, ठीक है? अचम्मा, उसकी दादी अचम्मा, ये साउथ का नाम है, ठीक है? कन्फ्यूज़ मत होना, अचम्मा। तो दादी का पता चला आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट अब दादी का अगर किसी को नहीं पता, तो पिताजी की माँ होती है ना, उसको दादी बोलते हैं, ठीक है? और पिताजी के भाई यानी कि पिताजी का भाई यहाँ जो चाचा है उसका नाम क्या है चितप्पा और चाची या चाचा की पत्नी है उसको क्या कहते हैं चित्ती साथ में रहते हैं। चिन्नी कौन है? उनकी एक बेटी है जो शालिनी की चचेरी बहन है। ठीक है? किसकी बेटी है? उसके चाचा की और चाची की बेटी है। क्या नाम है? चिन्नी। ठीक है? तीनों का नाम च से ही शुरू हो रहा है। चिन्नी उनकी बेटी है जो शालिनी की चचेरी बहन है। शालिनी की चाचा की नौकरी कुछ दिन पहले छूट गई है और उसकी चाची एक गृहिणी है। पूरा परिवार ओणम की तैयारी में जुटा हुआ है क्योंकि ओणम साउथ का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल त्योहार होता है। अचम्मा ने शालिनी के पिता से पूछा तुम्हारा भाई आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। ठीक है? आर्थिक कठिनाइयाँ मतलब पैसे की तंगी है क्योंकि उसके पिताजी की नौकरी चली गई है। इसलिए वह त्योहार पर नए कपड़े नहीं खरीद पाएगा। जब शालिनी के माता-पिता उसे और उसके भाई की खरीदारी के लिए लेकर गए तो वह केवल अपने लिए बल्कि चितप्पा और चित्ती और चिन्नी के लिए भी कपड़े लेके आए। ठीक है? किसके लिए? मतलब उनके जो उसके जो भाई है, भाई के भाई के उसकी छोटा भाई है उसके लिए, उसकी वाइफ के लिए और उनके बच्चे के लिए, तीनों के लिए भी वो कपड़े लेकर आए। इसका परिणाम यह हुआ कि शालिनी को उम्मीद के अनुसार रेशमी कपड़े नहीं बल्कि सादे सूती कपड़े मिले। अचम्मा ने शालिनी को समझाया कि परिवार में सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं
और उसके पास जो कुछ भी है उसे आपस में साझा करते हैं। यह जानकारी शालिनी को मनपसंद कपड़े न मिलने के लिए बुरा नहीं लगा, उसे इस बात की खुशी है कि सभी सदस्यों को कपड़े मिले। देखिए, अब ये कहानी के माध्यम से क्या है, ये कॉन्सेप्ट समझिए कि कहानी के माध्यम से जो ये जो लड़की है, इसके जो माता-पिता इसको कौन से रेशमी कपड़े दिलाने के लिए बात कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जब इसके चाचा की नौकरी चली गई, तो उसके चाचा-चाची तो इस त्योहार के लिए नए कपड़े उन तीनों के लिए नए कपड़े नहीं ला पा रहे थे। तो अब ये क्या है कि इसके क्या हुआ, इसके जो माता-पिता हैं, उन्होंने इनके लिए भी नए कपड़े लेके आए। तो ये क्या है, अब इसको ये समझ में आया कि हमको अब इसने क्या सीखा है, इस चीज़ को क्या ग्रहण किया है कि हमको ऐसे आगे चल के अपने परिवार की हेल्प करनी है। तो अब आगे जाके अगर ये लड़की है, तो आगे जाके ये लड़की भी इसने ये चीज़ अपने परिवार से सीखी है, तो आगे जाके ये लड़की इसी तरह अपनी ये जो बातें इसने सीखी है, इन बातों को आगे आगे पहुँचाएगी। समझ में आया? आगे की पीढ़ी में समझाएगी, पहुँचाएगी। यह कहानी तो केरल की है। अब एक कहानी और है, कहाँ की? सुदूर यानी बहुत दूर पूर्वोत्तर में एक जगह, मेघालय राज्य में एक जगह है, वहाँ पर एक गाँव है, उसकी कहानी है। जिसका नाम क्या है, एक व्यक्ति ये जो बोल रहा है ना, साइड में निकल रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है तेंजिंग। मुझे उन पहाड़ों से प्यार है जहाँ मैं रहता हूँ। यद्यपि कभी-कभी वहाँ जीवन कैसा होता है? कठिन हो जाता है। मेरे पिता एक छोटी-सी किराने की दुकान चलाते हैं और मेरी माँ स्थानीय हस्तशिल्प सहकारी संगठन, जहाँ पर्यटनों की बिक्री के लिए सुंदर पारंपरिक कपड़े और लकड़ी की नक्काशी हस्तशिल्प मतलब कुछ भी हो, हाथ से बना, चाहे तो बर्तन हो, चाहे कपड़े हो, चाहे किसी भी चीज़ के हो। लकड़ी की नक्काशी और अन्य सामान तैयार किए जाते हैं। जिसके कहानी यही है ना, इसकी कॉन्सेप्ट, इसकी कहानी आगे। तो आगे देखिए, मैं कार्यरत है जिसके कारण मेरे पिताजी ने घर की सफाई, सब्जियां और बगीचे की देखभाल व अन्य कामों में हाथ बटाना शुरू किया। कभी-कभी वह हम सबके लिए भोजन पकाने के लिए मेरी दादी की सहायता करते हैं। दादी के पास हमेशा मुझे सुनाने के लिए रोचक कहानियां होती है, जिनमें हंसी मजाक और समझदारी की बातें होती है। लोगों को बेहतर तरीके से समझने के लिए शायद कोई और नहीं हो सकता। मेरे दादा पढ़ाई में मेरी सहायता करते हैं, मुझे स्कूल बस स्टॉप तक ले जाते हैं। वे हमारी कॉलोनी के सामाजिक कार्य में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। वे अन्य लोगों की सहायता के लिए सदैव तैयार रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमारे क्षेत्र में बिजली चली गई थी, तो पास में स्थित कार्यालय में गए और वहाँ शिकायत दर्ज कराई। तूफान आने पर हमारे पास घर के आसपास जो नुकसान हुआ है, उन्होंने आसपास के सब परिवारों से धनराशि एकत्रित कर मदद मरम्मत कराने के लिए उन्हें दी। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे माता-पिता भोजन और कपड़े जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का प्रबंध करते हैं। जब किसी विशेष खर्च की बात आती है, तो मैंने अधिकांश देखा है कि आपस में चर्चा करते हैं। माँ कहती है कि हमें भविष्य में अचानक आने वाले खर्चों के लिए कुछ पैसों की बचत अवश्य करनी चाहिए। ठीक है? ये कहानी समझाने का कोई औचित्य नहीं है कि ये कहानी आपके हर परिवार, हर घर की है। ठीक है? ये मैं एक हल्का-सा कॉन्सेप्ट आपको ये समझा देता हूँ कि कहानी के माध्यम से क्या बता रहा है। ये कहानी के माध्यम से बता रहा है कि परिवार में जो संयुक्त परिवार रहते हैं, उसमें सब लोग किस तरह अपना-अपना अलग-अलग कार्य करते हैं और उनकी भी क्या ज़िम्मेदारी होती है समाज के प्रति। और यहाँ पे दोनों ज़िम्मेदारी है। देखिए, समाज के प्रति की ज़िम्मेदारी है और अपने परिवार के प्रति क्या ज़िम्मेदारी होती है। अब नेक्स्ट वो निकालिए, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज निकालिए। क्या पता लगाना है? भारत के किसी क्षेत्र के ऐसे परिवार की कहानी की रचना कीजिए जहाँ पारिवारिक मूल्यों का पालन किया जा रहा हो। जहाँ पारिवारिक मूल्यों का पालन किया जा रहा हो। इसे लिखकर अथवा चित्र बनाकर कक्षा में साझा कीजिए। अपनी कक्षा के सहपाठियों को साथ लेकर 2 या 3 परिवारों के आसपास लघु नाटिका का मंचन करना है और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को अवश्य शामिल करना है जिनका परिवार शामिल कर रहा है। ठीक है? ये थोड़ी है कि हर चीज़ परिवार में सही होता है, कुछ ना कुछ चुनौतियाँ भी होती है। शालिनी और तेजने की कहानी से हम संयुक्त परिवार को देखते हैं। आपके विचार से आधुनिक जीवन शैली में वो कौन-सा आयाम है जिसके कारण दंपति एकल परिवार को अपनाते हैं? ठीक है, बुजुर्ग पीढ़ी या अन्य परिजनों की अलग जीवन जैसा दोनों प्रकार के परिवारों की कुछ लाभ व हानि आपको बतानी है। अब देखिए, परिवार होता है, बहुत सारे जो परिवार हैं, उनको मिला के एक समुदाय का निर्माण होता है। सबसे पहले तो परिवार की क्या ज़िम्मेदारी होती है, परिवार में रहने वाले लोगों की क्या ज़िम्मेदारी होती है, इन सब के बारे में हमने देखा है। अभी बात करें समुदाय की। परिवार न केवल अपने अंदर, बल्कि अन्य
परिवार और आसपास के लोगों को से भी जुड़े होते हैं। आपस में जुड़े लोगों की इस समूह को समुदाय कहते हैं। क्या है? एक हाइलाइट निकालिए सबसे पहले तो अंडरलाइन कीजिए। परिवार न केवल अपने अंदर बल्कि अन्य परिवार और आसपास के लोगों से जुड़े होते हैं। आपस में जुड़े होने के कारण इस समूह को समुदाय कहते हैं। जैसे मेरी बात सुनिए, जैसे आप देखते नहीं है क्या? आपका जो मोहल्ला होता है, आपकी कॉलोनी होती है, वहाँ पे जो लोग हैं, तो ऐसे वो इकट्ठे मतलब एकत्र हो जाते हैं। तो देखिए अलग-अलग परिवार के लोग एकत्र होते हैं जब देखिएगा। तो जो परिवार है ना, वो उनको मिला के ही क्या बना है? समुदाय मिला है। ये क्या है? आपसे एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट रहते हैं। कॉन्टैक्ट मतलब एक-दूसरे से ऐसे कभी त्योहार होता है तो मिलते हैं, ऐसे आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं ना, देखा है ना आपने आस-पास के, तो ये समुदाय या समूह जो लोग होते हैं ना, ये बहुत सारे परिवार के लोग होते हैं, उनसे मिलकर एक समुदाय बनता है। विभिन्न संदर्भों में समुदाय के अन्य अर्थ होते हैं। समुदाय के सदस्य विभिन्न कारणों से एक साथ आते हैं, अलग-अलग कारणों से एक साथ आते हैं, जैसे कि त्योहार मनाने के लिए, मेले वगैरह में मिलते हैं, कोई शादी फंक्शन होती है उसमें मिलते हैं और कोई अन्य अवसर होता है उसमें मिलते हैं। कुछ गाँव में लोग फसल की कटाई और बुआई जैसे भूमि तैयार करने के लिए, कृषि कार्यों के लिए एक-दूसरे की सहायता देने के लिए एक साथ आते हैं। अर्थात ऐसा नहीं होता क्या एक गाँव में जैसे कि खेती की फसल काटनी है, हमारे तो होता है, हमारे जब फसल कटानी होती है ना, फसल निकालनी होती है, तो जैसे 2 परिवार के लोग हैं तो जैसे हमारी फसल निकलेगी तो वो लोग आ जाते थे, कि भाई हम आपकी फसल निकालने में मदद करते हैं, ठीक है? और आप है ना जो क्या नाम है जब हमारी फसल निकले तो आप मदद करने के लिए आ जाना, बात तो वही है। समय बीतने के साथ समुदाय प्राकृतिक संपदा और पानी, चारागाह अथवा वन उत्पाद जैसे अन्य संसाधनों का साझा उपयोग पर सहमत हुए। यह अनेक जनजातीय समुदाय तथा कुछ गाँव समुदाय में देखा गया है। आज भारत के जो ग्रामीण समुदाय है, वहाँ कुछ सीमा तक इसे देखा जा सकता है। इस तरह के अभ्यास जिन्हें अलिखित नियम कह सकते हैं। अर्थात ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या ऐसा नियम लिखा थोड़ी है कि भाई मैं मेरी फसल कटाने के लिए तू आएगा तो तेरी फसल कटाने के लिए हम आएँगे। लेकिन क्या होता है ये आपस में क्या होता है आपस की बात होती है, ठीक है? ये नियम कोई लिखित नियम नहीं है, लिखित नियम है। ये समुदायों संसाधनों तक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं, परंतु इसका अर्थ ये भी कि समुदाय के अंदर सभी परिवार व व्यक्तियों के लिए विशिष्ट कर्तव्य होते हैं। अन्यथा क्या होगा? समुदाय सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। मतलब किसी भी समाज, समुदाय को चलाने के लिए विशिष्ट नियम तो होते ही हैं। विगत वर्षों में मध्य प्रदेश के झाबुआ मध्य प्रदेश है ना, वहाँ का एक जगह झाबुआ कस्बे के आसपास क्षेत्र विकट जल संकट का सामना कर रहा है। संकट के समय किसी व्यक्ति या परिवार का समर्थन देने के साथ मिलकर काम करने की प्रथा के हलमा का पालन करते हुए भील समुदाय ने सैकड़ों गाँवों में हजारों पेड़ लगाने का काम किया। भीलों ने बारिश और पानी को संरक्षित रखने के लिए तालाब भी खोदे अपने गाँव में। वर्षा जल संचय की अनेक संरचनाएं बनाई है। उन्हें इस काम के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मिला, बल्कि समुदाय और पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्य के रूप में उन्होंने ये कार्य किया। इस हलमा परंपरा का उद्देश्य धरती माँ की सेवा करना और 2019 में शिवगंगा आंदोलन के महेश शर्मा को भील समुदाय के लिए किए गए परिवर्तन कार्यों के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए जो ये हलमा पद्धति है सॉरी हलमा है जो इनका जो आंदोलन है हलमा आंदोलन जो परंपरा है उसके तहत क्या होता है कि जो समुदाय है ना समाज में जो लोग रहते हैं जो उनका समुदाय जो में जो लोग रहते हैं तो उनका क्या कर्तव्य होता है उनका कर्तव्य होता है कि अब इनको क्या करना है पेड़ लगाना है साथ में पानी के लिए तालाब करना है। अब एक बात सोचिए अगर ये लोग ऐसा नहीं करे वो बोलेंगे कि यार मेरे पानी की समस्या आ रही है मैं क्यों करूं मेरे को क्या मतलब है सब लोग ऐसे सोचेंगे तो क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन होएगी क्या नहीं होती है। इसलिए क्या होता है जो इसका जो आजकल आज तक ये कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ना अभी, उसका रीज़न भी यही है कि क्या कि सब लोग अपने स्वार्थी उससे सोचते हैं कि यार इससे मेरा क्या प्रॉफ़िट है और दूसरा क्या है कि अगर मेरा इससे तो क्या है दूसरा क्या सोचता है कि मेरा थोड़ी प्रॉफ़िट है, ये तो सबका प्रॉफ़िट है। फिर दूसरा सोचता है कि यार मेरा थोड़ी प्रॉफ़िट है, सबका प्रॉफ़िट है। जैसे अभी देखिए, अभी गलती से कहीं पे लाइट चल जाती है तो जो कंप्लेंट करने वाले होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं कई बार तो यार मैं क्यों करूँ मेरे को क्या मतलब है? अगर कहीं पे पानी आता है, पानी की समस्या है तो लोग क्या कहते हैं यार मेरे को क्या मतलब है? सबको मतलब है, सब करेंगे तो सब लोग ऐसे आपस में सोचते हैं तो वो क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन होती ही नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अ, ये जो यहाँ इसमें इस कहानी के उससे क्या कॉन्सेप्ट से क्या समझा है कि जो आपस में क्या है कि एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी का काम समझाया गया। दोनों के एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी है। दोनों की एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी है।
चेन्नई में 2015 में आई बाढ़ के समय, अब चेन्नई की बात है, ये तो मध्य प्रदेश के झाबुआ की बात है। अब चेन्नई में क्या हुआ 2015 के दौरान बाढ़ के समय क्या हुआ, 2015 में आई बाढ़ के समय सड़कें मानो कैसी नदियां बन गई थी, लोग आने जाने में असमर्थ हो गए थे, लगभग सभी दुकानें बंद हो गई थी और सेवाएं बाधित हो गई थी। अनेक निजी समूह, मतलब प्राइवेट ग्रुप, जो प्राइवेट लोगों का ग्रुप है ना, उन्होंने क्या किया, विशेष रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक संगठनों ने क्या किया, बड़ी मात्रा में भोजन तैयार किया और जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है वहां बांटा। ये तो अभी भी चलता है। अभी कुछ टाइम पहले अभी कुछ टाइम पहले अभी कुछ टाइम पहले क्या था, अभी कुछ टाइम पहले जो कई देखिए पंजाब वगैरह में बाढ़ आई थी, पंजाब वगैरह में बाढ़ आई थी। तो कुछ टाइम पहले पंजाब वगैरह में बाढ़ आई थी, तो आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने खाने की व्यवस्था की, पीने का पानी पहुंचाया। गवर्नमेंट तो करती है, जो करती है, गवर्नमेंट की बात नहीं है, गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट लोग, जो कि प्राइवेट वो तो ये सोचते हैं भाई हमको क्या मतलब है, बाहर से हम थोड़ी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन मदद के तौर पे करते हैं ना लोग। ठीक है, तो ये सब पता है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है, ये सोसाइटी से, हमारे समाज से आता है। ये समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है ना, उससे प्रति आता है, यही भारत का कल्चर है। और जो भारत बोलते हैं ना, भारत विशेष मान, भारत विशेष मान, वो इसी रीजन की वजह से आता है। भारत के बाकी दो सिंह नहीं हो गए कि आप उस वजह से मान बोलते हो, नहीं। इसी कॉन्सेप्ट आप ये कहानियों के तौर पे समझिए कि इसी वजह से भारत को मान कहा जाता है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं जब लोग बिना किसी लाभ की उम्मीद के समुदाय के हित के लिए एक साथ आगे आते हैं। और ऐसी घटनाओं के बारे में आपने अवश्य सुना है, देखते ना कई बार ऐसे बाढ़ प्रभावित होता है, आग से प्रभावित होता है, या किसी भी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होता है, तो लोग मदद के लिए पहुंचते हैं। वास्तविक जीवन की उपरोक्त कहानी से एक ग्रामीण संदर्भ का दृष्टांत दिया गया है। शहरी क्षेत्र में भी समुदाय होते हैं, लेकिन वो अलग तरीके से कार्य करते हैं। अब वास्तविक जीवन की कहानी का एक उदाहरण देखते हैं। 20 साल पहले, 20 साल से अधिक समय हो गया, मतलब लगभग 20 साल से अधिक समय पहले अहमदाबाद, गुजरात के एक क्षेत्र में छोटी-सी ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप के मालिक कमल परमार ने देखा कि सड़क पर वंचित बच्चों का एक समूह है। वंचित बच्चों का एक समूह है, मतलब सड़क पर ऐसे बच्चे हैं जो खाना-पीना वगैरह और कपड़े-वपड़े, शिक्षा, इन सब का उन पे अभाव है, मतलब उन सब चीज़ों की कमी है। तो उन बच्चों का जो समूह है, इनमें से कुछ बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, जबकि कुछ तो अन्य विद्यालय तक नहीं गए थे। तो जो ये कमल थे, उन्होंने नियमित काम के बाद उन्हें लगभग 5:30 से रात 9:30 बजे तक उन बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। उन्होंने बच्चों को रात में मुफ्त भोजन भी कराया। जल्दी ही उनकी कक्षा में 150 से अधिक बच्चे नियमित रूप से आने लगे और उनकी पढ़ाई में बहुत अधिक रुचि भी थी। ठीक है? एक स्थानीय विद्यालय के कुछ अध्यापकों ने इस कक्षाओं के बारे में सुना, तो उन्होंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया। उनमें से एक ने बताया कि इन बच्चों के पास बैठने के लिए समुचित बेंच नहीं है, कक्षा में पूरी तरह शांति नहीं है और गुजरते वाहन काफ़ी शोर मचाते हैं। फिर भी वे अध्यापकों ने अपनी बातों पर अपना पूरा ध्यान लगाते उन्होंने मेरा मन छू लिया। मुझे उनसे जो स्नेह और लगाव मिला, नीचे थोड़ी देखिए, ठीक है, यही है। जो लगाव मिला वह अविश्वसनीय है। नियमित रूप से विद्यालय जाने वाले कुछ बड़े बच्चों ने भी कमल की कक्षाओं में स्वेच्छा से पढ़ाना शुरू किया। इनमें से एक ने बताया कि हम वहाँ पढ़ने गए थे, किंतु हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। देखिए, अब जो ये एक व्यक्ति है कमल, ये इन्होंने जैसे-जैसे इन बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है? कुछ लोग जो शिक्षक थे और लोग थे, वो वहाँ पे उन्होंने इसके बारे में सुना, तो उन्होंने इस चीज़ में उनका साथ दिया। उन्होंने भी वहाँ पे पढ़ाया बच्चों को। अब अब एक बात बताइए, जो ये व्यक्ति थे कमल, इनका क्या स्वार्थ था? इन्होंने भोजन भी उपलब्ध कराया, इनका क्या स्वार्थ था? इनका स्वार्थ कुछ नहीं था, ये हमारी कल्चर के अकॉर्डिंग थे। मतलब ये हमारी संस्कृति है ना, उसकी पालना की है। हमारी संस्कृति रही है ना, भारत की जो संस्कृति जिसके बारे में हमने पहले से पढ़ा है, वो रही है वसुधैव कुटुंबकम की। ठीक है? मतलब हमारी संस्कृति ये कहती है कि अगर हमारे पास 2 रोटी है, तो अगर सामने कोई एक व्यक्ति भूखा आ रहा है, तो हमको पहले उसको रोटी खिलानी है। ठीक है? ये हमारी संस्कृति कहती है। तो ये व्यक्ति कहाँ से सीखा है? ये अब जो कहाँ से सीखते हैं, प्रथा परंपरा, ये कहाँ से सीखते हैं? ये सीखते हैं हमारे, जो हम परिवार में, समाज में ऐसे उदाहरण देखते हैं। ठीक है? अपनी कक्षा की इस कहानी पर चर्चा कीजिए। यह कहानी समुदाय के प्रति किस तरह की मनोवृत्ति को दर्शाती है? कमल परमार के प्रयास में कौन-कौन से मूल्य प्रदर्शित होते हैं? उन वंचित बच्चों के बारे में सोचिए। क्या आप ऐसा मानते हैं कि समाज में उनके प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया है? समाज को सभी बच्चों की शिक्षा पहुँच सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये बात तो है
कि समाज का दायित्व है, ये नहीं है कि परिवार का दायित्व है। ऐसे व्यक्ति जो वंचित या शोषित पीछे रह गए, तो समाज का दायित्व है कि उनको आगे लेके जाना चाहिए, ठीक है? ये समाज जैसे एक परिवार में दायित्व होता है ना कि अगर कोई व्यक्ति जैसे हमने देखा था, पिछली कहानी में देखा था कि एक जो व्यक्ति है, उसकी नौकरी चल जाती है, तो उसका भाई है वो त्योहार पे उसके लिए कपड़े लेके आता है, उसके लिए भी अपने परिवार के जैसे ही सामान रखता है। तो हमारे समाज का ये दायित्व है कि जो व्यक्ति पीछे रह गए पढ़ाई में या किसी भी चीज़ से, ठीक है? जो व्यक्ति पीछे रह गए किसी भी चीज़ से, तो उनको समाज में उनको भी उसी स्तर पे लाना है, ठीक है? पिछले 30-40 वर्षों में नए प्रकार के समुदाय उभरे हैं। कैसे? अनेक नगरीय क्षेत्रों में आवासीय कल्याण समितियां ऐसे समुदाय के उदाहरण हैं, जो नियम और व्यवस्था बनाते हैं। यह नियम अपशिष्ट प्रबंधन, सामान्य क्षेत्रों की सफाई, पालतू पशुओं की देखभाल व अन्य चीजों को लेकर हो सकते हैं। इन समुदाय में रहने वाले लोग इन नियमों और कानूनों के भागीदार होते हैं। अर्थात देखिए कि जो एनजीओ जो वगैरह है ना, आपने सुना है एनजीओ मतलब सिटीज में क्या होता है कि एक ग्रुप बनाते हैं लोग, ठीक है? अब वो ग्रुप में क्या शर्त रखते हैं, जैसे किसी को ग्रुप में ज्वाइन करना है, ठीक है? तो स्वेच्छा से अगर ग्रुप में ज्वाइन करना है, तो जैसे उन्होंने शर्त रख दी है कि आपको अपने आस-पास का मोहल्ला है, मतलब आपके आस-पास का जो एरिया है, उसको आपको साफ रखना पड़ेगा। और अगर कोई वहाँ पे जैसे कोई आता है, तो पक्षी जानवरों के लिए आपको पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और पानी जो आम नागरिक जो आते हैं, उनके लिए भी गर्मी में आपको पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों का आपको ये नियम बना दिए उन्होंने कि आपको इन सब चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा है वो शिक्षित नहीं है, तो आपको उसकी शिक्षा के लिए भी काम करना पड़ेगा। और तो ये क्या करते हैं, ये एनजीओज़ वगैरह जो ऐसे संगठन बनाते हैं ना, तो इस तरह के नियम बनाते हैं कि अगर आपको शामिल होना है, तो इसी में ये शामिल होना है, तो आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये भी एक तरीके से समाज के प्रति जो ज़िम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन करते हैं। समुदाय आपस में एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए आवासीय कल्याण समितियाँ, किराने की आपूर्ति के लिए व्यापारी समुदाय और कूड़े के निपटान के लिए नगर निगम के कारोबारों पर निर्भर होती है। अनेक जटिल समाजों में प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक व्यक्ति कई अन्य व्यक्तियों और समुदायों पर निर्भर होता है, ठीक है? मतलब आपस में एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब क्या पता लगाना है, अपने परिवार के बाहर उन लोगों की सूची बनाइए जो अपने कार्यों के माध्यम से किसी न किसी रूप में कि आपको सहायता प्रदान करते हैं। अब और क्या समझते हैं, देखिए आगे समझते हैं, समुदाय एक लचीली संकल्पना है। लचीली का मतलब ना तो कठोर है, ना आसान है। कुछ अन्य उदाहरण हैं, एक जाति या इसके उपविभाजन की भी बहुलता एक समुदाय कहलाता है। अब देखिए एक जाति, उसके उपविभाजन को भी बहुधा, जैसे कि किसी भी कोई भी एक जाति है, प्रजाति नहीं, यहाँ पे जाति की बात है, ध्यान रखिए। जाति मतलब एक ही प्रकृति, एक ही तरह के समाज के वो लोग। उपविभाजन मतलब एक ही जाति में जो एक परिवार था, एक परिवार बड़ा होके जब बड़ा परिवार हो तो 2 परिवार बन गए, उन 2 के फिर बेटे वगैरह हुए, तो वो ऐसे एक परिवार बन गया, ठीक है? तो ये एक ही जाति के जो लोग हैं, उनको मिलकर एक समुदाय बना है। एक विशेष धर्म, समुदाय कितने किस-किस प्रकार के होते हैं उसकी बात है ये, ठीक है? तो एक ही जाति के जो विभाजन हुआ है उसके माध्यम से, एक विशेष धर्म, क्षेत्र, सामान्य कार्य में रुचि लोगों का समूह, विशेष रूप से एक छोटा समूह भी समुदाय कहलाता है, ठीक है? समुदाय में ही जो एक धर्म के विशेष जैसे जाति के लोग हैं, वैसे एक धर्म के लोग भी हो सकते हैं, या फिर एक जैसे काम करने वाले कुछ लोगों का एक समुदाय भी होता है। उदाहरण के लिए मुंबई का पारसी समुदाय, चेन्नई का सिख समुदाय, अमेरिका का भारतीय समुदाय, केरल का वैज्ञानिक समुदाय, ठीक है? ग्रुप ग्रुप जिसको बोलते हैं ना, गाँव का किसान समुदाय इत्यादि, ये सूची के अंतहीन है। अपने विद्यालय के आप विभिन्न समुदायों का हिस्सा हो सकते हैं। निसंदेह आप कक्षा के साथ-साथ खेल समुदाय, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, विज्ञान या नाट्य आदि के समुदाय के हिस्सा हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी कक्षा में 20 बच्चे हैं, तो एक तो आपकी कक्षा का समुदाय हो सकता है कि आपके हमारे कक्षा का ग्रुप है। एक आपकी स्कूल में आपके पूरे 15 बच्चों की आपकी क्रिकेट टीम है, तो आप उसके मेंबर हैं, तो आप क्रिकेट समुदाय के भी हैं। ऐसे ही अलग-अलग खेल के हैं, ठीक है? कोई बच्चा जो डांसिंग वगैरह है उसके ग्रुप का है, तो आपको ये समझे वो अलग-अलग समुदाय के जैसे आपके अलग-अलग ग्रुप्स होते हैं ना, वैसे ही जो हमारा समुदाय है ना, परिवार समुदाय, वो है भी अलग-अलग हो सकता है। आइए पता लगाइए आप किस प्रकार के समुदाय का हिस्सा है। क्या आपके विद्यालय में कोई क्लब है? या जिसमें आप क्लब क्लब मतलब जो जो जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं ना, उस ग्रुप की बात है। आगे बढ़ने से पहले परिवार मानव समाज का आधार है। आदर्श रूप में परिवार के सदस्य अनेक कर्तव्यों, कार्यों का एक दूसरे में सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है? ये एक पॉइंट है। समुदाय अपेक्षाकृत बड़ी इकाई है। इसका अर्थ ये है कि लोग एक दूसरे को सहयोग प्रदान करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करते हैं। समुदाय को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है और समुदाय अनेक प्रकार के होते हैं।
मतलब इस चैप्टर में हमने परिवार और समुदाय दो लोगों के बारे में देख लिया। अंततः समुदाय क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर ये सवाल आया कि समुदाय एक दूसरे पर निर्भर क्यों होते हैं, तो आपने पीछे उदाहरण देखे हैं बहुत सारे, आप आंसर कर सकते हो। इसके आंसर आपको खुद करने हैं, सेकंड टाइम जब हम पढ़ाएंगे तब हम इसके आंसर आपको बता देंगे, ठीक है। अब एक बार रिवीजन, तो रिवीजन में मैं आपको यहीं पे क्लियर करा देता हूँ। देखिए, जो हमने भूगोल पढ़ी थी, उसके 3 चैप्टर पढ़े थे। तो भूगोल में एक चैप्टर में हमने मानचित्र के बारे में पढ़ा था। मानचित्र के बाद में हमने महासागर महाद्वीप के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने किसके बारे में पढ़ा था, महासागर महाद्वीप के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये आपको इन चैप्टरों को एक बार सबको रिवीजन करना पड़ेगा। इन चैप्टरों को सबको एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। इन सारे चैप्टरों को एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम हमारे नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।